प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल जीएस बाई ईश्वर सर में। तो इस चैनल पे आज पेश है 12वीं क्लास के छठा जो चैप्टर है पोइट्स एंड पैनकेक्स। और ये इसके जो लेखक है अशोक मित्रन है 1931। ये तमिल राइटर थे, उनके द्वारा लिखा हुआ है। तो ये एक जेमिनी स्टूडियो होता है, जेमिनी स्टूडियो, और उसके बारे में ये एक ह्यूमरस वे में बताते हैं कि इस जो ये जेमिनी स्टूडियो है वहाँ पे कौन कौन क्या क्या काम करता है। एक सुबु होता है जो दूसरे नंबर पे होता है, एक ऑफिस बॉय होता है, बाकी और एक्टर होते हैं, और इन सब के बारे में बताता है। तो आज हम ये जो हमारा लेसन है पोइट एंड पैनकेक्स, इसके क्वेश्चन एंड आंसर करेंगे। और ये सारे हम बाईलिंगुअल मेथड से करेंगे, मतलब हिंदी और अंग्रेजी दोनों से करेंगे। और यह जो लेसन के क्वेश्चन आंसर है हमारे हरियाणा के बच्चों के लिए बहुत फ़ायदेमंद रहेंगे। तो उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आए। अगर पसंद आए तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर देना, और साथ में इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना ताकि उनका भी फ़ायदा हो। तो चलिए देखते हैं पहला प्रश्न। व्हाट डज द राइटर मीन बाय द फेयरी मिजरी ऑफ दोज सब्जेक्टेड टू मेकअप। कहता है जो मेकअप था उससे संबंधित जो फेयरी मिजरी थी। मिजरी होता है दुख, मिजरी कहता है दुख, और फेयरी होता है गर्म या उष्ण। कहता है जो मेकअप था उससे संबंधित गर्म दुख क्या था। इट हैड अराउंड हाफ ए दर्जन, हाफ का मतलब होता है आधा, आधा दर्जन। कहता आधा दर्जन मिरर्स होते हैं शीशे। एक शीशा होता है, एक कांच होता है, ग्लास होता है, उसके आर पार देख सकते हो, और जो मिरर होता है उसके अंदर आप अपनी खुद की आकृति देख सकते हो। विद इनकैंडेसेंट्स लाइट्स एट ऑल एंगल्स अराउंड देम। तो कहता है यहाँ पे आधा दर्जन के आसपास शीशे लगे हुए थे जो अत्यधिक चमकीली लाइटों से, जैसे ये जो मरकरी वगैरह की लाइटें होती हैं, गर्म लाइटें होती हैं, या जो इनकैंडेसेंट लाइट, इस तरह वाले जो बल्ब होते हैं ना, जो पुराने ज़माने में बल्ब होते थे, इस तरह के जो बल्ब होते हैं हमारे, जिसको हम पुराने ज़माने में लट्टू भी कहते थे, उससे भरा हुआ था। द आर्टिस्ट, जो आर्टिस्ट थे, वुड फील द हीट, वो इसकी हीट को महसूस करते थे। एमिनेटिंग, जो निकल रही थी, फ्रॉम दिज लाइट, जो इन लाइटों से निकलती थी। आप देखिए जो लाइटें होती हैं इनकैंडेसेंट, या जो हमारे नॉर्मल बल्ब आते हैं 100 वाट वाले, 200 वाट वाले, वो काफ़ी गर्मी भी छोड़ते हैं। थस द राइटर यूजेज द टर्म, इसलिए जो राइटर है वो यूज करता है इस टर्म का, फेरी मिजरी, जो गर्म दुख है उसका, टू डिनोट द अनकम्फर्टेबल सिचुएशन। अनकम्फर्टेबल होता है, कंफर्ट होता है आरामदायक, अनकम्फर्टेबल होता है जो आरामदायक ना हो, सिचुएशन स्थिति ऑफ दो सब्जेक्टेड टू मेकअप, और इसलिए वह इस स्थिति को, मेकअप की जो ये स्थिति है उसे इससे वर्णन करता है। दूसरा प्रश्न देखिए। व्हाट इज द एग्जाम्पल ऑफ नेशनल इंटीग्रेशन दैट द ऑथर रेफर्स टू। व्हाट इज द एग्जाम्पल, एग्जाम्पल होता है उदाहरण, एग्जाम्पल क्या होता है, उदाहरण। नेशनल इंटीग्रेशन, राष्ट्रीय एकीकरण, दैट द ऑथर रेफर्स टू द मेकअप डिवीजन ऑफ द जेमिनी स्टूडियो, जो जेमिनी स्टूडियो होता है उसकी जो मेकअप की डिवीजन होती है। वाच एन एग्जाम्पल, एन एग्जाम्पल, यहाँ पे देखिए एक आर्टिकल आ गया है जहाँ पे भी सवर की आवाज़ आती है, एग्जाम्पल, एग्जाम्पल, वहाँ पे एन लगता है, एन का मतलब होता है एक, एन एग्जाम्पल ऑफ नेशनल इंटीग्रेशन। तो कहता है जो मेकअप डिवीजन थी जेमिनी स्टूडियो की, वो एक एग्जाम्पल थी, एक उदाहरण थी राष्ट्रीय एकीकरण की। अकॉर्डिंग टू द ऑथर, लेखक के अनुसार, दिस इज सो, यह इसलिए था, बिकॉज पीपल फ्रॉम डिफरेंट रीजन, लोग अलग अलग क्षेत्रों से, एंड रिलीजियस ग्रुप, और धार्मिक समूहों से, वर्कड टुगेदर, टुगेदर होता है एक साथ, इन द सेम डिपार्टमेंट, उसी डिपार्टमेंट में। द डिपार्टमेंट वाज हेडेड, जो डिपार्टमेंट था उसका मुख्य था, बाई ए बंगाली, एक बंगाली था, हु वाज सक्सीडेड बाई, सक्सीडेड होता है एक के बाद में किसी दूसरे का, किसी अन्य के बाद में कोई काम या महत्वपूर्ण पद प्राप्त करने को सक्सीडेड कहते हैं, सक्सीडेड बाई ए महाराष्ट्रियन, और उससे पहले कौन था, एक महाराष्ट्रियन था। द अदर हेल्पर्स इंक्लूड, और बाकी जो उनके सहायक थे उनमें कौन कौन शामिल था। ए कन्नडिगा, एन आंध्रा, अब यहाँ पे भी देखिए एन आ गया है, ए नहीं आया क्योंकि यहाँ पे भी स्वर की आवाज़ आ रही है। ए मद्रास इंडियन क्रिश्चियन, एक मद्रास का क्रिश्चियन था। एन एंग्लो बर्मीज, एक एंग्लो बर्मी था, बर्मा का रहने वाला, एंग्लो कहते हैं अंग्रेज को। एंड द लोकल तमिल्स, तो इस प्रकार हम देखते हैं कि वहाँ पे सभी तरह के लोग थे, बंगाली भी थे, बर्मी भी थे, तमिल भी थे। तो ये सारे के सारे क्या हैं, एक नेशनल इंटीग्रेशन के उदाहरण थे। तीसरा प्रश्न देखिए। व्हाट वर्क डिड द ऑफिस बॉय डू, अब वहाँ पे जेमिनी स्टूडियो में जो ऑफिस बॉय था वो क्या काम करता था।
वाई डिड ही ज्वाइन द स्टूडियो, उसने स्टूडियो क्यों ज्वाइन किया था। वाई वाज सी डिसअपॉइंटेड, डिसअपॉइंटेड का मतलब होता है उदास होना या निराश होना, तो वो निराश या मायूस क्यों था। द ऑफिस बॉय अप्लाइज, अप्लाइज का मतलब होता है किसी चीज़ को अप्लाई करना, किसी चीज़ के साथ लगाना, लगाता था मेकअप, मेकअप लगाता था। ऑन द प्लेयर्स, उन प्लेयर्स पे हु प्लेड द क्राउड, जो नाटकों में भीड़ का रोल अदा करते थे। जैसे आपने फिल्में वगैरह देखी होगी तो उसमें जो सेना वगैरह के रोल होते हैं, गाँव वालों वगैरह के रोल होते हैं, तो वो सारे के सारे कौन अदा करते हैं, वो जो आदमी करते हैं उन्हें को एक्टर कहते हैं। ऑन द डेज ऑफ क्राउड शूटिंग, जो क्राउड शूटिंग का दिन होता था, ही वुड मिक्स हिज पेंट, वह अपना पेंट मिक्स करता था, इन ए बिग वेसल, एक बड़े वेसल में, एंड अप्लाई इट, और इसे लगा देता था, क्विकली, तेजी से, एंड नॉइजली, और शोर के साथ, ऑन द फेसेज ऑफ द प्लेयर, उन प्लेयर के चेहरों पे। ही हैड ज्वाइन द स्टूडियो, अब दूसरी बात बता रहा है कि उसने स्टूडियो ज्वाइन किया था विद द होप ऑफ, इस उम्मीद के साथ, बिकमिंग ए स्टार एक्टर, कि वह एक स्टार एक्टर बनेगा, आर ए स्क्रीन राइटर, एक स्क्रीन राइटर बनेगा, डायरेक्टर बनेगा, या लिरिक राइटर बनेगा, या गाने लिखने वाला बनेगा। ही वॉज डिसअपॉइंटेड, वह निराश था, बिकॉज, क्योंकि, ही फेल्ड, वह फेल हो जाता है, एंड रिमेंड ओनली एन ऑफिस बॉय, और वह सिर्फ एक ऑफिस बॉय रह जाता है। यहाँ पे भी देखिए एन लगा है क्योंकि आ का उच्चारण आ रहा है, सवर का उच्चारण आ रहा है, एन ऑफिस बॉय। तो अगला प्रश्न देखिए, वाई डिड द ऑथर अपीयर टू बी डूइंग नथिंग एट द स्टूडियो, जो ऑथर है वो कुछ भी करते हुए दिखाई क्यों नहीं देता है स्टूडियो में। द ऑथर ड्यूटी, ऑथर का जो ड्यूटी थी, टू कट, काटना, कट आउट, काट के रखना, न्यूज़पेपर क्लैपिंग, न्यूज़पेपर की जो क्लिपिंग थी, ऑन ए वाइड वेराइटी ऑफ सब्जेक्ट, अलग अलग विषयों पे, एंड स्टोर देम, और उन्हें इकट्ठा करना, इन फाइल्स, एक फाइल में। मैनी ऑफ दीज, इनमें से कई, हैड टू बी रिटन आउट इन हैंड, और इनमें कईयों पे हाथ से भी लिखा जाता था। द ओन लुकर नोटिस, जो देखते थे वो ये नोटिस करते थे, मेयरली, केवल, टीयरिंग अप न्यूज़पेपर, सिर्फ फाड़ते हुए न्यूज़पेपर, जो लोग उनसे देखते थे वो यही सोचते थे कि वह सिर्फ न्यूज़पेपर फाड़ रहा है। हैंस, इसलिए, टू देम ही सीमड टू बी डूइंग नेक्स्ट टू नथिंग, और इसलिए ऐसा लगता था कि वह कुछ भी नहीं कर रहा है। अगला प्रश्न, वाई वाज द ऑफिस बॉय फ्रस्ट्रेटेड, हु डिड ही शो हिज एंगर ऑन, ऑफिस बॉय था वह उदास क्यों था, और वह अपना जो गुस्सा है वो किस पे दर्शाता था। द ऑफिस बॉय वाज फ्रस्ट्रेटेड, ऑफिस बॉय था जो वो फ्रस्ट्रेटेड था, बिकॉज, क्योंकि, डिस्पाइट गेटिंग ए गुड ओपनिंग, एक अच्छी शुरुआत के बावजूद, ही रिमेंड ओनली एन ऑफिस बॉय, यहाँ पे भी एन लग गया है, इसका ध्यान रखना आपने कि वह एक ऑफिस बॉय था। ही हैड ए गुड फॉर्मल एजुकेशन, उसके पास एक औपचारिक अच्छी शिक्षा थी, एंड वुड राइट पोइट्री, और अच्छी कविताएं लिखता था, बट हिज ग्रेट लिटरेरी टैलेंट वाज बीइंग अलाउड टू गो वेस्ट, वेस्ट का मतलब होता है व्यर्थ या कबाड़, कचरा, लेकिन उसका ये जो टैलेंट है वो व्यर्थ चला जाता है। ही शोड हिज एंगर, वह अपना एंगर दर्शाता है, ऑन कोथमंगलम शुभू, कोथमंगलम शुभू पे अपना गुस्सा दिखाता है। द नंबर 2 एट जेमिनी स्टूडियो, जो कि दूसरे नंबर पे होता है जेमिनी स्टूडियो में, तो उससे लगता है कि यही सब कुछ गलत कर रहा है। अगला प्रश्न देखिए, हु वाज शुभूज प्रिंसिपल, शुभू का मालिक कौन था। मिस्टर एस एस वसंत, द फाउंडर ऑफ द जेमिनी स्टूडियो, जेमिनी स्टूडियो का जो निर्माता था, वाज शुभूज प्रिंसिपल। या आप इसमें सिर्फ हु की जगह अगर ये लिख देते हो, मिस्टर एस एस वसंत वाज शुभूज प्रिंसिपल, तो भी आपका काम चल जाता है। लेकिन एक अच्छा उत्तर लिखने के लिए अगर आप साथ में ये लिखते हो, द फाउंडर ऑफ द जेमिनी स्टूडियो, तो ये और भी बेहतर रहेगा, और अगर 2 नंबर का भी प्रश्न है तो आपको पूरे 2 नंबर मिल जाएंगे। शुभू इज डिस्क्राइब्ड एज मैनी साइडेड जीनियस, शुभू है उसे कई तरफ से जीनियस माना जाता है। लिस्ट 4 ऑफ हिज स्पेशल एबिलिटी, उसकी 4 योग्यताएं बताइए। आंसर, 4 स्पेशल एबिलिटीज ऑफ शुभू। शुभू हैड द एबिलिटी टू लुक चीयरफुल, चीयरफुल होता है खुश। शुभू की एक तो यह थी कि वह हमेशा खुश रहता था। हिज सेंस ऑफ लॉयल्टी, लॉयल्टी कहते हैं वफादारी, कहता उसकी जो वफादारी थी, मेड टू हिज प्रिंसिपल, हिज सेंस ऑफ लॉयल्टी, उसकी जो वफादारी थी प्रिंसिपल के प्रति, वो उसकी एक गुण था। ही वाज एन अमेजिंग एक्टर, वह एक अमेजिंग एक्टर था। यहाँ पे भी आप देखिए एन लग गया है, एन अमेजिंग, क्योंकि सवर की आवाज़ आ रही है। ही हैड ए चैरिटेबल एंड लविंग नेचर, और उसकी जो नेचर था, उसकी जो प्रकृति थी, उसका जो स्वभाव था वो क्या था, चैरिटेबल था और लविंग था, वह सभी से प्यार करता था और सभी का सहयोग करता था। चौथा प्रश्न देखिए, वाई वाज द लीगल एडवाइजर रेफर टू एज द अपोजिट बाई अदर, जो लीगल एडवाइजर था वह बाकियों को अपने खिलाफ क्यों लगता था। द लॉयर वाज इन द स्टोरी, इस स्टोरी में जो लॉयर है डिपार्टमेंट, ही वाज
ऑफिशियली नोन एज द लीगल एडवाइजर, उसे ऑफिशियली लीगल एडवाइजर के रूप में जाना जाता है। हाउएवर हिज एक्शन डिड नोबडी एनी गुड, लेकिन उसके जो काम थे वो किसी को अच्छे नहीं लगते थे। ही वॉज अनविटिंगली ब्रोड टू एन एंड, यहाँ पे भी देखिए एंड से पहले एन लगा है क्योंकि सबर की आवाज़ आ रही है। उसने अनविटिंगली बे इरादा, बिना मतलब जैसे बिना किसी इच्छा के समाप्त कर दिया था द कैरियर ऑफ ए प्रोमिसिंग यंग एक्ट्रेस, और एक यंग एक्ट्रेस थी उसका जो कैरियर था उसको खराब कर दिया था, ख़त्म कर दिया था। हैंस ही वॉज रेफर टू एज द अपोजिट बाई अदर्स, हैंस की जगह आप सो भी लगा सकते हो, सो का मतलब भी वही होता है और हैंस का मतलब भी वही होता है, इसलिए उसे सारे अपने खिलाफ मानते थे। वट मेड द लायर स्टैंड आउट, स्टैंड आउट का मतलब होता है अलग दिखना, फ्रॉम द अदर साइड जेमिनी स्टूडियो। अब स्टैंड आउट को अलग कैसे देखते हैं, जैसे आप ये देखिए यहाँ पे बहुत सारे आदमी बैठे हों और उनमें से अगर एक आदमी खड़ा हो, यहाँ पे ये आदमी अगर बीच में खड़ा हो यूं करके, अगर ये खड़ा है तो ये क्या लगेगा, स्टैंड आउट है, ये खड़ा है, बाकी सारे बैठे हैं और ये एक खड़ा है, तो ये क्या होगा, स्टैंड आउट अलग दिखेगा। द लायर्स ड्रेस, लायर की जो वर्दी है, दैट ही वोर, जो वह पहनता था, वियर पहली फॉर्म होती है और वोर दूसरी होती है। मेड हिम स्टैंड आउट, अलग दिखाते हैं, फ्रॉम द अदर, बाकियों से। ही वोर ए पैंट, वह एक पैंट पहनता था, एक टाई पहनता था, एंड सम टाइम ए कोट आल्सो, और कई बार एक कोट भी पहनता। अदर्स पुट ऑन ए खादी धोती, बाकी क्या करते थे, खादी की धोती पहनते थे, विद ए स्लाइटली ओवरसाइजड, जो कि थोड़ी सी बड़ी होती थी, एंड कलमसली, कलमसली होती है जो सही ढंग से ना पहनी हो, अनाड़ीपन से, टेलर्ड वाइट खादी शर्ट, और एक सफ़ेद शर्ट पहनते थे, विच लुक लाइक एवरीवन यूनिफॉर्म, और वह सभी की यूनिफॉर्म लगती है। यूनिफॉर्म का मतलब होता है एक जैसा। कुछ बच्चे ये सोचते हैं कि यूनिफॉर्म का मतलब होता है वर्दी, लेकिन यूनिफॉर्म वर्दी नहीं होती, वर्दी ड्रेस होती है। वर्दी क्या होती है, ड्रेस होती है, और यूनिफॉर्म का मतलब होता है एक जैसा। जैसे कई बार आप एसी वगैरह लेने जाते हो ना, तो वहाँ एसी पे लिखा होता है यूनिफॉर्म एयर फ्लो, यूनिफॉर्म एयर फ्लो, इसका मतलब है एक जैसी हवा का फ्लो चारों तरफ। अब यहाँ पे वर्दी नहीं आएगा, तो वर्दी कहीं भी नहीं आता, और स्कूल में भी यूनिफॉर्म का मतलब होता है कि सारे बच्चे एक जैसे कपड़े पहने। डिड द पीपल एट जेमिनी स्टूडियो हैव एनी पार्टिकुलर पॉलिटिकल एफिलिएशन, क्या जो जेमिनी स्टूडियो के लोग थे उनका कोई पार्टिकल राजनीतिक जुड़ाव था। मोस्ट ऑफ द पीपल एट जेमिनी स्टूडियो के ज़्यादातर लोग वर फॉलोवर ऑफ गांधी जी, फॉलोवर थे गांधी जी के, एंड वोर खादी, और खादी पहनते थे। बियॉन्ड खादी एंड वेयरिंग ऑफ खादी दे डिड नॉट हैव एनी पार्टिकुलर पॉलिटिकल एफिलिएशन, उनकी कोई जुड़ाव नहीं था, कोई मान्यता नहीं थी राजनीति के बारे में, सिर्फ वो खादी की कपड़े पहनते थे। हाउएवर दे वर ऑल अगेंस्ट कम्युनिज्म, और वो सारे के सारे क्या हैं, कम्युनिस्ट के खिलाफ थे। तो ये जैसे जो दांती और हथौड़ा का निशान वाले होते हैं, दांती वाले और हथौड़ा का निशान होता है इनका, इसको कम्युनिस्ट पार्टी कहते हैं, कम्युनिस्ट, लाल रंग के, और ये चीन के सपोर्टर होते हैं, क्योंकि ये जब 1962 में चीन का युद्ध हुआ था, तो उस समय भारत चीन का युद्ध हुआ था, तो इन कम्युनिस्ट पार्टी वालों ने चीन के लोगों का स्वागत किया था, तो वो इसके खिलाफ थे। वाई वाज द मोरल रियरमेंट आर्मी वेलकम्ड एट स्टूडियो, तो MRA आर्मी होती है, इसका स्वागत क्यों किया गया था। द MRA आर्मी वाज ए काइंड ऑफ काउंटर मूवमेंट, काउंटर मूवमेंट क्या होता है, किसी भी काम के खिलाफ में काम होना, तो ये काउंटर मूवमेंट होते हैं टू इंटरनेशनल कम्युनिज्म, तो वो खिलाफ में होता है। जो MRA आर्मी है वो एक विरोध में होती है इंटरनेशनल कम्युनिज्म के। द बिग बॉसेज ऑफ मद्रास लाइक मिस्टर वसान, जो बड़े व्यक्ति होते हैं मिस्टर वसान जैसे, सिंपली प्लेड इनटू देयर हैंड्स, और वो उनके हाथों में खेलते हैं। सो द मोरल रियरमेंट आर्मी वाज वेलकम्ड एट द जेमिनी स्टूडियो, क्योंकि ये जो मिस्टर वसन वगैरह जो लोग होते हैं वो उनके पक्ष के होते हैं, उनके साथ होते हैं, तो इसलिए वो उनका स्वागत करते हैं। अगला प्रश्न देखिए, नेम वन एग्जाम्पल, एक उदाहरण दीजिए। टू शो, यहाँ पे आप एन एग्जाम्पल भी लगा सकते हो, नेम एन एग्जाम्पल, लेकिन एन एग्जाम्पल ठीक नहीं लगेगा, वन एग्जाम्पल होगा, क्योंकि वो यहाँ पे गिनती की बात कर रहा है। जेमिनी स्टूडियो वाज इन्फ्लुएंस्ड बाई द प्लेयर स्टेज्ड बाई MRA। वन एग्जाम्पल टू शो दैट जेमिनी स्टूडियो वाज इन्फ्लुएंस्ड, इन्फ्लुएंस्ड होता है प्रभावित होना, तो एक उदाहरण दीजिए कि जहाँ पर यूँ लगता है कि जो प्ले थे उनसे, MRA के जो प्ले थे उनसे जेमिनी स्टूडियो वाले प्रभावित थे। दे प्लेड द प्लेज स्टेज्ड बाई द MRA ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड मद्रास एंड तमिल ड्रामा कम्युनिटी, तो मद्रास और जो तमिल ड्रामा कम्युनिटी हैं उन्हें प्रभावित करते हैं। फॉर सम ईयर्स, कुछ सालों तक, ऑलमोस्ट ऑल तमिल प्लेयर हैड ए सीन ऑफ सनराइज एंड सनसेट इन द मैनर ऑफ जोथम वैली विद ए बेयर स्टेज। लंबे समय तक जो मद्रास जो फिल्म सिटी थी उसके अंदर सूर्योदय और सूर्यास्त के दृश्य होते थे जोथम वैली के, और एक बेयर स्टेज होती थी, खाली स्टेज के ऊपर, ए वाइट बैकग्राउंड एंड कर्टेन एंड ए ट्यून प्लेड ऑन द फ्लूट, और उसमें एक सफ़ेद बैकग्राउंड होता था और एक बांसुरी की जो धुन थी वो बजाई जाती थी।
तो ये सारे कहाँ से प्रभावित हैं? ये जेमिनी स्टूडियो ये कहाँ से प्रभावित था? एमआरए के प्ले से। आगे देखिए, हु वाज द बॉस ऑफ जेमिनी स्टूडियो? जेमिनी स्टूडियो का बॉस कौन था? मिस्टर एस वसन वाज द बॉस ऑफ जेमिनी स्टूडियो। सिर्फ आप इतना लिखने के बाद में बाकी सेम हु की जगह ये लिख दीजिए और बाकी सारा का सारा वैसे लिख दीजिए और पीछे से क्वेश्चन मार्क हटा के फुल स्टॉप लगा दीजिए। अगला प्रश्न देखिए, व्हाट काज द लेक ऑफ कम्युनिकेशन? लेक होता है कमी, एक लेक माने झील भी होता है, और ये LAC के लेक होता है कमी ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन द इंग्लिश मैन एंड द पीपल एट जेमिनी स्टूडियो। कहता है जो अंग्रेज आदमी था और जो जेमिनी स्टूडियो वाले थे उनके बीच में कम्युनिकेशन बातचीत में कमी क्यों थी? मोस्ट ऑफ द 600 ओल्ड पीपल एट द जेमिनी स्टूडियो, जो जेमिनी स्टूडियो में उसमें लगभग 600 आदमी काम करते थे, वर तमिल स्पीकर, जो तमिल बोलने वाला था। द इंग्लिश मैन वाज एड्रेसिंग, इंग्लिश मैन उन्हें बता रहा था इन हिज ओवन लैंग्वेज, अपनी खुद की भाषा में। ही हैड ए पेक्यूलर असेंट, उसका एक अजीबोगरीब उच्चारण था। अब जैसे अजीबोगरीब उच्चारण कैसे था कि जैसे अगर आप हिंदी और इंग्लिश की भी बात करते हैं तो हम एक नॉर्मल सी चीज़ देखते हैं कि CAR होता है कार। आम अगर आप हरियाणा के किसी व्यक्ति से बात करोगे तो वो कहेगा कार, लेकिन अगर आप किसी अंग्रेज से कहोगे तो वो इसे कहेगा काह, उसमें R साइलेंट होता है, इट्स माई काह। अभी आपने पीछे देखा होगा एक वीडियो बड़ा मशहूर हुआ था जिसमें कह रहा था ये हमारी काह है और हम पार्टी कर रहे हैं, तो पार्टी को पार्टी कह रहे थे, जैसे पार्टी है तो पार्टी बस। Hence there was a lack of communication between the Englishman and the people at who could not follow what he was saying। और यही कारण था कि वो इंग्लिश में बोल रहा था और उसके जो उच्चारण करने का ढंग था वो भी तमिल लोगों के समझ में नहीं आ रहा था। Why was the Englishman visit referred to as unexplained mystery? तो कहता है जो ये इनकी जो थी अंग्रेज व्यक्ति आता है स्टीफन स्पेंडर, तो कहता है जो स्टीफन स्पेंडर आता है तो वह स्टीफन स्पेंडर क्यों ऐसा लगता है कि उसका जो आना था वो अनएक्सप्लेन्ड है, मतलब उसको हम बता नहीं सकते रहस्य को। द इंग्लिश मैन विजिट टू द जेमिनी स्टूडियो इज रेफर टू एज अनएक्सप्लेन्ड मिस्ट्री बिकॉज नो वन कुड डेसिफर होता है किसी भी बात को समझना या महसूस करना। हिज आइडेंटिटी, उसका जो आइडेंटिटी है उसको नहीं समझ सकता। वेदर ही वाज ए पोइट आर एन एडिटर, यहाँ पे फिर एन एडिटर आ गया है, इसको भी ध्यान रखना है कि वह एक एडिटर है। बी साइड, इसके अलावा व्हेन ही स्पोक नो वन एट द स्टूडियो अंडरस्टूड, और जब वह बोलता है तो भी कोई नहीं समझ पाता। वट ही इंटेंड, उसका मतलब क्या है? टू से कहना चाहता है एज हिज असेंट, जो उसके उच्चारण है वाज बियॉन्ड देयर कंप्रीहेंशन, और वो जो उसके उच्चारण है वो उन लोगों की समझ से बाहर होते हैं। अगला प्रश्न है हु वाज द इंग्लिश विजिटर टू द स्टूडियो, कि इंग्लिश विजिटर कौन है स्टूडियो में? अगर आपसे 1 नंबर में पूछा जाता है तो आप हु की जगह सिर्फ स्टीफन स्पेंडर लिख दो, आपका काम चल जाएगा। और अगर 3 नंबर में पूछा जाता है तो लिखना है द इंग्लिश विजिटर टू द जेमिनी स्टूडियो वाज स्टीफन स्पेंडर, ही वाज द एडिटर ऑफ द एनकाउंटर, ए ब्रिटिश पीरियोडिकल। पीरियोडिकल कहते हैं पत्रिका को जो एक निश्चित समय पे कोई चीज़ आती है। पीरियड होता है ना, जो पीरियड से ही बनता है पीरियोडिकल, जैसे कोई चीज़ है समय पे आती है, जैसे पत्रिका है महीने में आती है 7 दिनों के बाद में। एंड ए फेमस इंग्लिश पोइट, एक मशहूर इंग्लिश कवि, एसिस्ट एंड नॉवलिस्ट ऑफ द 20th सेंचुरी, 20वीं शताब्दी का एक लेखक था, कहानीकार था और निबंध लेखक था। हाउ डिड द ऑथर डिस्कवर हु द इंग्लिश विजिटर टू द स्टूडियो, लेखक को कैसे पता चलता है अशोक मित्रण को कि ये जो आदमी है वो कौन था? बिफोर इन्वेस्टिंग मनी इन ए पार्टिसिपेटिंग in a short story contest organized by an English periodical The Encounter, the author did research on the magazine। तो ऑथर होता है बिफोर, पहले, इन्वेस्टिंग, इन्वेस्ट करते हुए, मनी, इन पार्टिसिपेटिंग, पार्टिसिपेट करना, हिस्सा लेना, इन ए शॉर्ट स्टोरी कॉन्टेस्ट, एक छोटा कहानी लेखक का जो कॉन्टेस्ट होता है उसमें, ऑर्गेनाइजड, जो ऑर्गेनाइज किया जाता है, बाई एन इंग्लिश, एक इंग्लिश पीरियोडिकल द एनकाउंटर, एनकाउंटर नाम से एक पत्रिका है उससे। द ऑथर डिड ए रिसर्च, वो एक रिसर्च करता है ऑन द मैगजीन, उस मैगजीन पे। ही वेंट टू द ब्रिटिश काउंसिल, वह ब्रिटिश काउंसिल लाइब्रेरी जाता है। वेयर वाइल गोइंग थ्रू एन इशू, जब है उसे एक इशू होता है ऑफ दैट पीरियोडिकल, ही डिस्कवर्ड, वह डिस्कवर करता है दैट इट्स एडिटर वाज स्टीफन स्पेंडर, किसका जो एडिटर है वो कौन है? स्टीफन स्पेंडर है। द पोइट दैट वंस विजिटेड द स्टूडियो, कि ये वही कवि है जिसने जेमिनी स्टूडियो का यात्रा की थी। अगला प्रश्न देखिए, व्हाट इज द गॉड दैट फेल्स रेफर टू, द गॉड दैट फेल, इसका क्या मतलब है? द गॉड दैट फेल वाज ए कॉम्पिलेशन, कंपिलेशन क्या होता है? संकलन, इकट्ठे किए हुए, ऑफ 6 एसेज, 6 ऐसे होते हैं। द गॉड दैट फेल्ड, ये क्या है? ये 6 निबंधों का समूह होता है, रिटन बाई 6 एमिनेंट राइटर, एमिनेंट होते हैं मशहूर या प्रसिद्ध, जो प्रसिद्ध राइटर हैं उनके द्वारा। इन ईच ऑफ द ऐसे, प्रत्येक ऐसे में द रिस्पेक्टिव राइटर, जो राइटर है, डिस्क्राइब्ड,
वो बताता है दियर जर्नी इनटू कम्युनिज्म, उनकी जो जर्नी है वो कि किस तरह से वो वामपंथ की तरफ जाते हैं, एंड दियर डिसइल्यूजन्ड रिटर्न, और किस तरह से उनका मोह भंग हो जाता है, इसके बारे में इसमें बताया गया 6 जो निबंध है ये। द गॉड दैट फेल, वह भगवान जो फेल हो गया। तो इस तरह से ये एक संकलन करता था, जैसे एक किताब थी जिसके अंदर 6 ऐसे लिखे हुए थे। अगला प्रश्न है द ऑथर वाज हैज यूज्ड जेंटल ह्यूमर, वह एक कोमल मजाक करता है टू पॉइंट आउट, किसी चीज़ को बताने के लिए। पॉइंट आउट का मतलब होता है जैसे हमको ये पॉइंट रख देते हैं तो हम इसके बारे में बता रहे हैं। ह्यूमन फोइबल्स, मानवीय दुर्बलताओं को। पिक आउट इंस्टेंस ऑफ दिस टू शो हाउ दिस सर्व्स टू मेक द पीस इंटरेस्टिंग, और ये बताना है कि आपने इससे कैसे, हमें यूँ लगता है कि ये जो पार्ट है ये मज़ेदार बन गया है। तो देखिए द इंस्टेंस ह्यूमर यूज्ड बाय द ऑथर, कहता है जो इंस्टेंस ह्यूमर है, जो तुरंत का मजाकियापन है, यूज्ड बाय द ऑथर के द्वारा प्रयोग किया जाता है। मार्क द सेंस्ट्रीज एंड आइडियोसेंसरीज, तो इसको कहते हैं, सेंस्ट्रीज होती है संकेपन और आइडियोसेंसरीज होती है मूर्खता। विदाउट मेकिंग एनी डायरेक्ट एंड र्यूड कमेंट ऑन एनी बॉडी, वो बनाता है मूर्खता और संकेपन के बारे में बताता है और किसी पर भी कोई भी सख्त कमेंट नहीं करता। फॉर इंस्टेंस, इंस्टेंस की जगह आप एग्जाम्पल शब्द भी यूज कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल द ऑथर पोर्ट्रे, ऑथर पोर्ट्रेट होता है, जैसे हम कोई तस्वीर वगैरह बनाते हैं तो उसे पोर्ट्रेट कहते हैं, तो चित्रित करता है। द मेकअप आर्टिस्ट एंड द यूजेज ऑफ द पैनकेक्स इन एन इंटरेस्टिंग वे, तो वो बताता है कि कैसे, एक इंटरेस्टिंग वे में बताता है कि कैसे ये लोग एक दूसरे के चेहरे पे मेकअप थोप रहे हैं। इवन द कैरिकेचर ऑफ सुबू इज हिलेरियस, हिलेरियस होता है जो आपको खुश करता है, तो सुबू का जो कैरिकेचर है वह भी वो इस तरह से बताता है जो मन को प्रसन्न करता है। द वे प्रकार ही ट्राइज, वह बताता है, कोशिश करता है, टू हेल्प हिज प्रिंसिपल बाई ऑफरिंग क्विक सोल्यूशन टू द प्रॉब्लम इज क्वाइट अम्यूजिंग, और ये अम्यूजिंग क्या होता है, मनोरंजक, ये जो कहता है ना अम्यूजिंग पार्क, तो मनोरंजन वाला पार्क होता है वो। तो जिस तरह से सुबह अपने प्रिंसिपल को कोई भी चीज़ का अर्थ बताता है, ये भी मज़ेदार होता है। द एपिसोड ऑफ द लीगल एडवाइजर, अब जो लीगल एडवाइजर है उसकी जो बात है, दैट इन एंड वारंटली, तो कहता है जो उसकी लीगल एडवाइजर की जो बात है वो भी इन एडवर्टेंटली होती है, अनजाने में। काजी द एंड ऑफ एन एक्ट्रेस कैरियर इज येट अनदर एग्जाम्पल, और जैसे वो अनजाने में या बेपरवाही में जो वो कर देता है उसका, तो वो भी क्या है, एक उदाहरण है। द फ्रस्ट्रेशन ऑफ द ऑफिस बॉय, जो ऑफिस बॉय है उसकी जो हताशा है। द सुपरफिशियल प्रेजिंग, सुपरफिशियल प्रेजिंग होती है जो सतही प्रशंसा ऑफ गांधी जी, हेट्रेड ऑफ कम्युनिज्म, वामपंथ से नफरत, एंड द मिस्ट्री सराउंडिंग स्टीफन स्पेंडर आर सम ऑफ द इंस्टेंसेज वेयर द ऑथर हैज इनकॉर्पोरेटेड जेंटल ह्यूमर, और ये वो सारी बातें होती हैं जब वो कभी गांधी जी की बात बताता है, कभी वामपंथ के विरोध की बात बताता है, तो ये सारे के सारे एग्जाम्पल हैं या इंस्टेंसेज हैं जहाँ पे वो बताता है कि वो उसके अंदर जेंटल ह्यूमर के साथ बताता है, थोड़े बहुत मजाकियापन के साथ। आगे देखिए, वाई वाज कोथमंगलम सुबू कॉन्सिडर्ड नंबर 2 इन द जेमिनी स्टूडियो, अब ये जो कोथमंगलम सुबू है वो 2 नंबर पे क्यों है जेमिनी स्टूडियो में, इसका उत्तर है कोथमंगलम सुबू सक्सीडिड, सक्सीडिड होता है जब एक के बाद में दूसरा आए। इन सिक्योरिंग द प्लेस क्लोजेस्ट, क्लोजेस्ट होता है नज़दीक, टू द बॉस बाई मीन्स ऑफ फ्लैटरी, कहता कोथमंगलम सुबू है उसने प्राप्त किया है, जो दूसरे नंबर का स्थान है वो किसके द्वारा, चापलूसी के द्वारा। ही वॉज नॉट ब्रिलियंट, वह बहुत ज़्यादा बुद्धिमान नहीं है, बट ए रेदर चीयरफुल पर्सन, लेकिन फिर वो खुश रहने वाला व्यक्ति है। एंड लॉयल टू द बॉस, और अपने बॉस के प्रति वफादार है। ही ऑफर सोल्यूशन, वह सोल्यूशन ऑफर करता है। वेन एवर द बॉस वाज इन ए फिक्स, इन ए फिक्स का मतलब होता है इन ए डिफिकल्ट सिचुएशन या इन ए डिलेमा, डिलेमा भी होती है मुसीबत होती है, जब भी वो कोई मुसीबत में होता है। इन ए फिक्स, फिक्स होता है जब आप किसी चीज़ के अंदर जकड़े जाते हो, और जकड़े कब जाते हो, जब मुसीबत में होते हैं। थस द अदर एम्प्लॉयज, इसलिए जो अन्य एम्प्लॉय कॉन्सिडर्ड समझते हैं नंबर 2 इन जेमिनी स्टूडियो, इसलिए जो वहाँ के जो लोग होते हैं वो उसे दूसरे नंबर पे समझते हैं। चलिए अगला देखते हैं। हाउ डज द ऑथर डिस्क्राइब द इनकॉन्ग्रुइटी ऑफ एन इंग्लिश पोइट एड्रेसिंग बाय द ऑडियंस एट जेमिनी स्टूडियो, तो कहता है कि जो लेखक है वो कैसे बताता है कि ये बेतुकापन है किसी इंग्लिश कवि का ऑडियंस को जेमिनी स्टूडियो को कोई बात बताना, क्योंकि वो इंग्लिश में बोल रहा है, वो तमिल में बोल रहा है, दोनों को समझ में नहीं आएगी। तो क्या कहता है, देखिए, द इंग्लिश पोइट वाज एड्रेसिंग द तमिल ऑडियंस, वो तमिल ऑडियंस को एड्रेस कर रहा है एट जेमिनी स्टूडियो इन इंग्लिश, इंग्लिश में, विद ए टिपिकल प्रोविंशियल
एसेंट। प्रोविंशियल होता है किसी एक क्षेत्र की लहजे के अनुसार। जैसे हम हरियाणा के लोग हैं तो हमारे हरियाणा बोलने में थोड़ी बहुत हरियाणी के जो टच है वो आ जाता है। ही वॉज टॉकिंग, वह बात कर रहा था, अबाउट द थ्रिल्स, थ्रिल्स के बारे में, एंड ट्रेवल्स ऑफ एन इंग्लिश पोइट टू ए डेजर्ट एंड साइलेंट ऑडियंस। वो लोगों को बता रहा था कि एक इंग्लिश कवि है, उसके जीवन में क्या क्या होता है, कैसे कैसे होता है, और वो किन्हें बता रहा था, डेजर्ट एंड साइलेंट, जो चकित है और चुप है, ऐसे जो ऑडियंस है उनको, श्रोताओं को। लेकिन उन श्रोताओं चकित इसलिए कि उनके समझ में नहीं आने लग रहा, लेकिन वो अपनी तरफ से कुछ अच्छी चीज़ें बता रहे हैं। दिस वाज द इनकॉन्ग्रुइटी, और ये क्या है, बेतुकापन है। बिकॉज हिज ऑडियंस कुड नॉट अंडरस्टैंड हिम एट ऑल, क्योंकि जो उसकी ऑडियंस है वो उसे समझ ही नहीं पाती, और वो अपनी तरफ से बता रहा है। ये हमारा अंतिम प्रश्न है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड अबाउट द ऑथर्स लिटरेरी इंक्लिनेशन फ्रॉम द अकाउंट। तो ये जो कहता है, जो इन लेखक है उसका जो साहित्यिक झुकाव है उसके बारे में बताइए। द राइटर वाज ए प्रोज राइटर, वो क्या था, एक गद्य लिखने वाला था। ही वांटेड टू सेंड ए शॉर्ट स्टोरी फॉर द शॉर्ट स्टोरी कॉन्टेक्स्ट ऑर्गेनाइज्ड बाय ए ब्रिटिश पीरियडिकल बाय द नेम द एनकाउंटर। और वो क्या करता है, वो जो द एनकाउंटर नाम से जो पत्रिका होती है उसके लिए एक कहानी लिखता है और वो उसके पास भेजता है शॉर्ट स्टोरी के रूप में। तो इसी के साथ हमारा ये जो पाठ है ये ख़त्म होता है, इसके सभी प्रश्न, और उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। और अगर किसी भी प्रकार की कोई चीज़ ना समझ में आए तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हो। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। और ये आपका चैनल है GS by ईश्वर सर, इसे लाइक और सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।